रूल 6 हमारा बात करता है कि प्रतिवादी सेट ऑफ का विवरण लिखित बयान में दिया जाएगा, यानी कि अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट में किस प्रकार से सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अब सेट ऑफ समझिए, सेट ऑफ होता क्या है। अगर वादी कहता है कि डिफेंडेंट से मेरे को पैसा लेना है और प्रतिवादी कहता है नहीं भाई मेरे को उल्टे तुमसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो प्रतिवादी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में उस सेट ऑफ का दावा कर सकता है। मान लीजिए वादी मांग रहा है 20,000 रुपये, प्रतिवादी मांग रहा है 15,000 रुपये, तो दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, 20,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये, तो बचे कितने 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये को चाहिए है वादी को डिपेंडेंट से, उसी के लिए मैटर चलेगा। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी पढ़ रहे थे, सीपीसी का ऑर्डर 8 अपन चल रहा था और रूल 5 अपन कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। और आज अपन करेंगे रूल 6 पे बात। ठीक है, तो रूल 6 हमारे किस बारे में बात करता है, चलिए समझते हैं। प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट सेट ऑफ का विवरण लिखित बयान में दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रतिवादी का जो सेट ऑफ का विवरण है वो लिखित बयान में दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट पे दिया जाएगा। अब क्या मैटर कह रहा है ये समझो, आगे समझ में आएगा कि सेट ऑफ का मतलब समझिए। पहले सेट ऑफ होता क्या है। अगर वादी कहता है कि प्रतिवादी को उसे पैसा देना है, यानी कि ये हो गया वादी, ये हो गया प्रतिवादी, ये कहता है कि डिफेंडेंट को मेरे को 50,000 या 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और प्रतिवादी कहता है कि नहीं भाई बल्कि उल्टा वादी को भी मुझे कुछ पैसे देने हैं। तो प्रतिवादी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ का दावा कर सकता है। ये मांग रहा था, वादी मांग रहा था 20,000 रुपये, और प्रतिवादी बोलता है, जो प्रतिवादी है जिसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है, वो मांग रहा है कि भाई मैंने 15,000 रुपये तो मेरे को इसी सामने वाले से लेने हैं। तो ये 20 मांग रहा है, ये 15 मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पार्टी एक दूसरे से पैसा मांग रही है। तो अब ये क्या कर रहा है, जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, एक सेट ऑफ का प्ली उसमें लिख देता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, प्रतिवाद पत्र में। अब सेट ऑफ होता क्या है कि सीधा सीधा ये सेट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि तुमको 20 लेने हैं, मेरे को 15 लेने हैं, माइनस कर दो, बच्चे 5 तो मैं दे दूंगा, वादी को कहता है। तो ये है एक तरह से मैटर। आगे समझो, सब रूल 1 हमारा क्या कहता है कि जहाँ किसी धन की वसूली के बाद में, यानी कि मनी रिकवरी का सूट है, ठीक है, वादी ने पैसे की वसूली का दावा किया है। किसने किया है, वादी ने किया है। प्रतिवादी का दावा भी एक निश्चित फिक्स मनी के लिए है, ठीक है, वह राशि कानूनी रूप से वसूल करने योग्य है। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो राशि अमाउंट है वो लीगली सामने वाले से वसूल करने योग्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि यह राशि कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत होनी चाहिए। मान लीजिए कोर्ट के पास 10 लाख की मैटर सुनने की पावर है, आपका मैटर 11 लाख का हो रहा है, तो भाई ये पिक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं मैच हो रही है ना, आपका मैटर किसी हायर कोर्ट में जाएगा, ना कि इस कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसकी जुरिडिक्शन सिर्फ 10 लाख की थी। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दोनों के जो मैटर हैं, यहाँ पे प्ली कर रहा है और यहाँ तो सेटअप की प्ली कर रहा है, तो जो आपको अमाउंट हो रहा है वो एक कोर्ट के पावर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर में हो, ठीक है, वो इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट है, दोनों पक्ष उसी हैसियत में हो, यानी कि दोनों पार्टियाँ हैं उनके सेम कैरेक्टर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, थोड़ा और डिटेल में समझिए कि सेट ऑफ तभी लागू होगा जब वादी और डिफेंडेंट दोनों एक ही सेम कैरेक्टर में हो। सेम कैरेक्टर मतलब दोनों पर्सनल हो, या फिर एक ट्रस्टी हो एक पर्सनल हो, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैंने क्लियर मना किया यहाँ पे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि ट्रस्टी एक साइड है और दूसरी साइड है पर्सनल व्यक्ति है कोई, जिसमें पर्सनली सूट में किया। तो यहाँ पर सेम कैरेक्टर नहीं हो रहे हैं, उस केसेस में आप क्या है सेट ऑफ की प्ली नहीं लगा सकते। और समझिए और क्लियर होगा कि सेम कैरेक्टर ना हो तब आप क्या करोगे भाई, तो एक क्रॉस सूट जाएगा। अगर आपका सेम कैरेक्टर नहीं है, एक ट्रस्टी है और एक सामने वाला पार्टी पर्सनली अपेयर हो रहा है। समझिए कि अगर डिफेंडेंट मानता है कि वादी पर उसका पैसा बकाया है लेकिन अलग कैपेसिटी में है, जैसे ट्रस्टी और पर्सनल, जैसे अभी मैंने बताया, तो उसे अलग से एक मुकदमा क्रॉस सूट दाखिल करना होगा। अब यहाँ पर जब भी याद रखना बस आपको कि अगर एक ट्रस्टी है एक पर्सनल है और दोनों पर्सनल हुए दोनों ट्रस्टी हुए तो ठीक है, सेम कैरेक्टर हुए। लेकिन अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो आपको उस केसेस में एक अलग सूट जाएगा, एक क्रॉस सूट दाखिल करना होगा, एक अलग से सेपरेट, यानी वह एक इंडिपेंडेंट केस दायर करेगा। तो ये मैटर है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि सेट ऑफ केवल पहली सुनवाई यानी कि फर्स्ट हियरिंग पर ही किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। बाद में आप कर सकते हो लेकिन वो कोर्ट की अनुमति से कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सेट ऑफ करते हो तो फर्स्ट हियरिंग के दौरान ही आपको सेट ऑफ की प्ली लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके प्री एग्ज़ाम में
मल्टीपल क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इसको भाई ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप वो सेट ऑफ की प्ली फर्स्ट हेयरिंग में करनी है, बाद में नहीं करनी है। बाद में कर सकती हो, मना नहीं किया है, क्लियरली ये भी समझ लीजिए, मना नहीं किया, लेकिन कोर्ट की परमिशन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सब रूल 2 समझिए। सब रूल 2 हमारा क्या कहता है कि मुजरा का प्रभाव क्या होगा भाई। मुजरा मतलब कि सेट ऑफ। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी मिल जाते हैं। और जब भी मैं एक बात और बताता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम दो ना, तो अगर कुछ लोग होते हैं हिंदी मीडियम में सिर्फ, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में सिर्फ, अगर आप हिंदी मीडियम हो, आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज इंग्लिश में। कुछ कभी कभी होता है कि हमें वो वर्ड समझ में नहीं आते, लेकिन अब जब हम इंग्लिश में करते हैं तो वो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से आप करके देख लिया करो, मैंने बहुत बार किया है। क्यों, मेरे को कुछ वर्ड है जो इंग्लिश में समझ में आते हैं, कुछ वर्ड है जो हिंदी में समझ में आते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप भी ये कोशिश कर लिए ना अगले अपने जब भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, मुजरा मतलब सेट ऑफ का प्रभाव क्या निकलेगा, क्या नतीजे निकलेंगे वो देखते हैं। प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट में जिसमें सेट ऑफ का दावा वो किया गया है, क्रॉस सूट जैसा ही माना जाएगा। यानी कि डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो सेट ऑफ का दावा किया है वो एक क्रॉस सूट माना जाएगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट सूट माना जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। होगा नहीं, लेकिन उसको ट्रीट किया जाएगा कब, जबकि वो सेम कैरेक्टर में होंगे तब। ठीक है, कोर्ट एक ही वाद में वादी का दावा, उसने मांगे थे 20,000, और प्रतिवादी का सेट ऑफ उसने मांगे थे 15,000 रुपये, पर दोनों पे फैसला दे सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ से हो रहा है ना, सेट ऑफ होगा तो दोनों के मित्र होगा, दोनों पार्टी होंगी। वकील के खर्चे पर उसका लीन अधिकार प्रभावित नहीं होगा। लीन मतलब कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, इसको समझिए, मैंने थोड़ा और लिख दिया है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि हारने वाली पार्टी क्या होता है। जो सिविल सूट होते हैं जहाँ ज़्यादातर, तो उसमें क्या है कि जो पार्टी हारती है केस, उसको पैसे देने पड़ते हैं सामने वाली पार्टी के, कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जीतने वाले पक्ष का वकील उस कॉस्ट पर लीन अधिकार रखता है, ताकि उसका खर्च पहले ही मिले, क्लाइंट को बाद में मिले। मान लीजिए एक पार्टी जीत जाती है और जो हारने वाली पार्टी आपको पैसे देती है, जैसे कि 20,000 रुपये बनते हैं आपके, तो 20,000 में से जो वकील का खर्चा है वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि पहले वकील को अपनी फीस चाहिए भाई, बाद में तुम अपना देख लेना। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे बगल में ट्रेन निकलती है तो वही वो उसकी आवाज़ है। अब सब रूल 3 देखते हैं। सब रूल 3 हमारा बात करता है कि रिटर्न स्टेटमेंट पर जो नियम लागू होते हैं वही नियम सेट ऑफ के रिटर्न स्टेटमेंट पर भी लागू होंगे। क्या समझ में आया? जो नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट है उस पर जो नियम लागू होंगे वही नियम एक सेट ऑफ के रिटर्न स्टेटमेंट लागू होंगे। ये तो नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट तो है, लेकिन उसमें एक प्ली और है, वो की सेट ऑफ की है, तो उसमें भी सेम रूल लागू होंगे दोनों के। यानी कि चाहे तुम सेट ऑफ का लेके आ जाओ प्लान वो रिटर्न स्टेटमेंट, चाहे आप एक रिटर्न स्टेटमेंट ही लेके आ जाओ, दोनों पर सेम रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। कोच इसमें नहीं था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब एग्जांपल से समझ लो, जो 20,000 का एग्जांपल मैंने दिया है वो क्लियर हो जाएगा। जो हमारे वादी भाई साहब हैं, प्लेंटिफ हैं, प्रतिवादी ने मुझे 20,000 रुपये उधार दिए हैं, अब तक नहीं लौटाए। डिपेंडेंट कहता है हाँ भाई, पर वादी ने मुझे 15,000 रुपये लिए थे मुझसे, पर अभी भी वापस नहीं किए, इसलिए मैं उस राशि का सेट ऑफ करना चाहता हूँ। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट दोनों दावों को एक साथ देखेगी। अगर वादी का दावा सही है और प्रतिवादी का सेट ऑफ भी शामिल होता है तो वादी को 20,000 रुपये मिलना था। ठीक है, क्योंकि प्रतिवादी से 20 लेने थे उसको, लेकिन 15,000 रुपये सेट ऑफ हो गया। अब कोर्ट 5,000 रुपये की डिग्री पारित कर देगा। किसके अगेंस्ट में? प्रतिवादी के अगेंस्ट में, क्योंकि अब मैंने बताया था 15 काटेंगे अपन 20 में से, सेट ऑफ होने के बाद तो बचेगा भाई 5 बच रहा है, और 5 की डिग्री पारित हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। तो बस यही था भाई हमारा रूल 6। ठीक है, यहाँ समझ में आया हो तो भाई वीडियो को पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक बार और बता देता हूँ। रूल 6 हमारा बात करता है कि प्रतिवादी सेट ऑफ का विवरण लिखित बयान में दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट में किस प्रकार से सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अब सेट ऑफ समझिए, सेट ऑफ होता क्या है। अगर वादी कहता है कि डिफेंडेंट से मेरे को पैसा लेना है और प्रतिवादी कहता है नहीं भाई मेरे को उल्टे तुमसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो प्रतिवादी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में उस सेट ऑफ का दावा कर सकता है। मान लीजिए वादी मांग रहा है 20,000 रुपये, प्रतिवादी मांग रहा है 15,000 रुपये, तो दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। 20,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये, तो बचे कितने? 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये इसको चाहिए है वादी को डिपेंडेंट से, उसी के लिए मैटर चलेगा। सब रूल 1 हमारा कहता है कि जो धन की वसूली है, मनी रिकवरी के सूट हैं, उसमें आपको
वसूली का दावा किया गया हो, धन की वसूली का, प्रतिवादी के ऐसा किसी निर्धारित फिक्स, यानी कि जो अमाउंट है डिफेंडेंट वो भी फिक्स है, वह राशि कानूनी रूप से वसूलने योग्य, यानी कि जो अमाउंट है वो लीगली वसूलने योग्य होना चाहिए, ठीक है। अब वह लास्ट टाइम हमारा क्या है, वह राशि की पिक्यूनरी जुडिक्शन के अंदर होनी, दोनों की जो मैटर हैं, जो अमाउंट निकलता है वो एक पिक्यूनरी जुडिक्शन में होना चाहिए। कोर्ट के पास 10 लाख की पावर है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 10 लाख से अंदर का ही होना चाहिए, तो ही वो कोर्ट सुन पाएगा। यहाँ पे इसलिए किया गया कि जो केस सुनेगा, जो कोर्ट सुनेगा, उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि भाई जो सेम कैरेक्टर के होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप सेट ऑफ क्लेम करोगे तो जो पार्टी है वो सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए। पर्सनल है पर्सनल होनी चाहिए, एक ट्रस्टी है एक पर्सनल है, ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो इस केसेस में क्या होगा, अगर सेम कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा, अगर प्रतिवादी मानता है कि वह पैसा सामने वाले से बकाया है लेकिन अलग कैपेसिटी में, एक ट्रस्टी है एक पर्सनल है, तो उसे अलग से मुकदमा दायर यानी कि क्रॉस सूट दाखिल करना होगा, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट सूट होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। और डिटेल में देखना हो तो वीडियो आगे देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।